नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र विजन पे। ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर उपस्थित हूँ फिर से। आज यह दूसरा टॉपिक है हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन। टॉपिक आज ब्रह्मास्त्र में आज का टॉपिक क्या है? हरित क्रांति है। क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये टॉपिक है। आज समझेंगे हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है, हरित क्रांति से किन फसलों को लाभ मिला है, कैसे हुई है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। ये जो हरित क्रांति है भारत में कैसे हुई है शुरुआत, इसे भी समझेंगे। जानेंगे नकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति का क्या पड़ा, यानी निगेटिव इम्पैक्ट भारत में क्या क्या पड़ा हरित क्रांति का, और अंततः निष्कर्ष को भी समझेंगे। क्लास बहुत मजेदार होने वाला है, आप लोग बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति को पहले समझते हैं, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन को समझेंगे। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग क्या है भाई? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1940 और 1960 के काल में विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में किया गया था। ये जो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग है ना, सबसे पहले 1940 से लेके 60 तक का ये 2 दशक का काल है, 20 वर्ष का काल है। इस समय में विकासशील देश जो विकास के राह पे है, वो विकासशील देश में कृषि के संदर्भ में किया गया था, कृषि के लिए किया गया था। इस समय कृषि के पारंपरिक तरीकों को आधुनिक तकनीकों और उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया गया। ये जो समय देख रहे हैं ना 40 से 60, इस समय क्या हुआ, जो पारंपरिक तकनीक था कृषि से संबंधित, उससे थोड़ा हटके आधुनिक तरीकों को इजाद किया गया, उसके बारे में सोचा गया। जैसे आधुनिक तकनीक क्या होगा भाई? मान लीजिए पहले बैल से खेत जोतते थे ना, अब क्या होता है? ट्रैक्टर से जोतते हैं। यही तो आधुनिक तकनीक है। तो इस समय क्या हुआ, एक उदाहरण दिए हम कि देख रहे हैं बदल रहा है। तो वही बात है, पारंपरिक तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका था कृषि करने का, वो छोड़ के आधुनिक तकनीक अपनाने लगा, और आधुनिक उपकरण भी। अब ये नहीं कि काटने भिड़े हैं, गेहूं काटने भिड़े हैं हाथ से, ऐसा नहीं। ट्रैक्टर आएगा तुरंत खत्म। तो ये बात है, वही आधुनिक उपकरण का भी प्रयोग करने लगा। इसी संदर्भ में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था कृषि क्षेत्रों में। 1967-68 में, यहाँ पे 1967-68 में हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ये व्यक्ति कौन है भाई? नॉर्मन बोरलॉग साहब है। इस व्यक्ति को, नॉर्मन बोरलॉग साहब को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो 67-68 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग साहब को हरित क्रांति शुरू करने का श्रेय जाता है। समझे? ये बात है। लेकिन भारत में इसका जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये जो हरित क्रांति है विश्व स्तर पे कौन है भाई? नॉर्मन बोरलॉग साहब है। और भारत में कौन है भाई? डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। बताते हैं, अब समझ में आया? ये 2 व्यक्ति हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के असिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौनी बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना। जो सिंचित क्षेत्र है या फिर असिंचित क्षेत्र है, इस दोनों क्षेत्रों में कृषि करेंगे। कैसा भाई? अच्छा किस्म का बीज लाएंगे, संकर नस्ल वाला, या फिर बौनी बीज लाएंगे। ये सर बौनी बीज क्या होता है अभी तक नहीं समझ में आता है, बताते हैं कि क्या हुआ उस समय। नॉर्मन बोरलॉग साहब क्या करते हैं, गेहूं, जैसे मानव में कितना भाई क्रोमोसोम है आपको पता है ना? 46 क्रोमोसोम, 23 जोड़ी है ना। उसी प्रकार गेहूं में कितना है?
गेहूं में कितना है, तो गेहूं में आपको पता है, गेहूं में 14 क्रोमोसोम पाया जाता है, 14 क्रोमोसोम पाया जाता है गेहूं में। लेकिन क्या होता है, लेकिन एक कॉल्चिसिन है, क्या नाम है, कॉल्चिसिन नामक एक रसायन का प्रयोग किया जाता है, और ये 14 जो क्रोमोसोम है गेहूं का, इसमें 2 गुना एवं 3 गुना, 14 28 और 3 गुना यानी 42, 42 क्रोमोसोम तक लेके चला जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि पौधा हो गया बौना। किसका पौधा भाई, गेहूं का पौधा हो गया बौना। कैसे सर, यानी पहले पौधा इतना बड़ा हुआ करता था, और बाली, जो गेहूं का बाली समझते हैं, बाली जिसमें गेहूं होता है, देखे होंगे, जिसका बचपन सामान्य गुजरा होगा, देखे होंगे अपने खेत खलियान में बाली। गेहूं का बाली इतना सा था, समझे, इतना सा बाली है, इतना बड़ा पौधा है। लेकिन जब इसको 3 गुना किया गया कॉल्चिसिन नामक रसायन का उपयोग करके गेहूं के क्रोमोसोम में, तो ये पौधा रहा तो इतना बड़ा ही, पौधा इतना बड़ा ही रहा, लेकिन ये बाली देख रहे हैं, बाली अब हो गया इतना बड़ा, अब पौधा हो गया 31 का, बाली हो गया बड़ा। तो अब सोचिए, इतना बड़ा, एक ही पौधा का साइज तो वही रहा, लेकिन बाली बड़ा हो गया, इसका मतलब बाली में होगा गेहूं, तो गेहूं का उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा ना, होगा। यही क्या क्या क्रोमोसोम बढ़ा दिया गया, किसके द्वारा भाई, नॉर्मन बोरलॉग साहब के द्वारा। ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, नोबेल पुरस्कार भी मिला है इनको। तो ये समझ में आया आपको, बाली बढ़ गया है। अब क्या हुआ है, गेहूं की बाली बढ़ गया, उसके बाद ये पौधा ये छोटा रह गया, समझे, पहले यही बड़ा था। नॉर्मल गेहूं का खेत में देखेंगे बाली छोटा और पौधा बहुत बड़ा बड़ा है, ये नहीं हुआ, बौना पौधा इसे कहेंगे, संकर नस्ल वाला या बौना पौधा इसे कहेंगे, समझे। ये स्थिति हुआ, इसी का प्रयोग जो किया गया ना, गेहूं के पैदावार में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ और बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ, इसलिए इसे बौना बीज भी बोलते हैं, समझे। बौना मतलब ये पेड़ तो बौना हो गया, लेकिन बाली बहुत लंबा हो गया, समझ में आया। चलिए, कैसे हुई भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, आप समझेंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई है। हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। कौन से देश में, भारत में जो हरित क्रांति लाई गई थी, कृषि उत्पादन में, किस उत्पादन में, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाई गई एक नीति थी, समझे। एमएस स्वामीनाथन उस समय यंग हुआ करता था, आज के डेट में यंग एमएस स्वामीनाथन साहब का, ये यहाँ पे जो फोटो है एमएस स्वामीनाथन का, ये बहुत एज वाला हो गया है। जब ये 66-67 का बात है, उस समय जब एमएस स्वामीनाथन विदेश से नॉर्मन बोरलॉग साहब से मिल के आते हैं भारत, तो एमएस स्वामीनाथन यंग हुआ करते थे, उसी समय होता है ये घटना, समझे। उसी समय क्या होता है, भारत में हरित क्रांति को लाया जाता है। अब इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। अब पारंपरिक जो ट्रेडिशनल प्रकार का जो अनाज आप बीज बोते थे खेत में, कि मान लीजिए अभी खेती किए, जो इससे मतलब जो उत्पादन हुआ वो आप उपयोग कर लिए, उसका आप उपयोग किए, उसके बाद कुछ आप बीज रख लिए कि पिछले बार फिर से हम बोएंगे ना, अगले बार फिर से बोएंगे, जिसके चलते क्या होगा भाई, वही बीज बार बार उगाया जा रहा है, जिसके चलते होता क्या है कि इस कंडीशन में उत्पादन क्षमता घट जाता है। तो इसी से बचने के लिए वो क्या किया भाई, संकर नस्ल का, समझे, उन्नत किस्म का, हाई वैरायटी, समझे, HYV हाई यील्ड वैरायटी, समझे, उच्च पैदावार वाले बीज, समझे, हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग किया गया। कैसा भाई, बौना पौधा मतलब तात्पर्य वही हुआ कि बाली तो बड़ा लेकिन पौधा छोटा, समझे, गेहूं बहुत ज्यादा होगा इस ऐसे में, समझे।
तो HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग किया गया, उच्च उत्पादन क्षमता वाला बीज का प्रयोग किया गया, ट्रेडिशनल जो यूज हो रहा था उसको नहीं। समझे। वर्ष 1963 के दौरान देश के 7 राज्य, कितना राज्य भाई, देश के 7 राज्य के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया। यह प्रयोग सफल रहा था। समझे। हरित क्रांति जो भारत में सबसे पहले अगर प्रयोग किया गया है तो वह 1963 में कितने राज्यों में, 7 राज्यों में। आपके जहन में आता होगा सर तो हम तो जानते हैं 3 ही राज्य, तो पहले इसको समझ लेते हैं फिर बाद में आप पूछिएगा। समझे। तो 7 राज्य के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया, यह प्रयोग सफल रहा था। जब ये HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी जो बौना पौधा का प्रयोग किया गया भारत में 7 जिलों में, 7 राज्य के 7 अलग अलग जिलों में प्रयोग किया गया। इससे हुआ क्या भाई, इससे उच्च पैदावार में वृद्धि हुआ। मतलब ये सफल हुआ, ये प्रयोग जो कर रहा था ये प्रयोग सफल हुआ। वर्ष 1966-67 भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। 66-67 में हरित क्रांति को भारत में औपचारिक तौर पर मतलब लिखित रूप से अपनाया गया, लेकिन क्या पूरे भारत में नहीं। कहाँ पे, तो एक राज्य है यहाँ पे पंजाब, उसके बगल में है हरियाणा, उसके बगल में एक राज्य बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ना, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश, इधर पूर्व उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में, यहाँ पे पंजाब राज्य में, ये 3 राज्य में हरित क्रांति को पहली बार 1966-67 में अपनाया गया। इसके तहत क्या होगा भाई, इसके तहत दिया होगा क्या, मान लीजिए ना, हाई यील्ड वैरायटी का बीज दिया होगा, पानी दिया होगा ज्यादा, और जो उर्वरक खाद है ये सब का प्रयोग किया होगा। तब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रयोग 66-67 में किया गया ना इन 3 राज्यों में, यहाँ पे जबरदस्त पैदावार हुआ। मतलब उस समय हुआ कि अनाज पे निर्भरता हम जो दूसरे देशों पे हुआ करते थे, भारत इतना अनाज खुद उपजाने लगी उस समय से। समझे। 66-67 के दौरान से हरित क्रांति की उपलब्धियां एवं विशेषताएं को समझेंगे। इसकी उपलब्धियां क्या क्या है, समझे। हरित क्रांति की उपलब्धियों को कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन एवं उत्पादन में हुए सुधार के रूप में निम्नानुसार देखा जा सकता है। ये जो हरित क्रांति में क्या उपलब्धियां क्या मिला, यहाँ पे क्या है, कृषि तकनीक में जो परिवर्तन हुआ है और क्या है, उत्पादन में जो वृद्धि हुआ है, इसी के तहत निम्नानुसार देखा जा सकता है। क्या है भाई, कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार क्या क्या हुआ, इसको समझते हैं। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि हुआ है। जब हरित क्रांति लाया गया ना, तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि हुआ। रासायनिक उर्वरक मतलब वो जो उजला उजला खाद देख रहे हैं, यूरिया, वो रासायनिक उर्वरक है। पोटास, DAP, ये सब रासायनिक उर्वरक है। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि हुआ। इस समय उन्नतशील तथा नई किस्मों के बीजों के प्रयोग में भी वृद्धि हुआ। अब हाई यील्ड वैरायटी वाला बीज लगाएंगे, 600-700 रुपया किलो में लाएंगे ब्लॉक से, जो नहीं लगाते हैं, उसी बीज के बारे में बात हो रहा है, गांव का बीज नहीं। समझे। हाई यील्ड वैरायटी वाला उन्नतशील बीज। सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ। ये जो हरित क्रांति लाया गया, रासायनिक उर्वरक का वृद्धि हुआ, उन्नतशील बीज दिया गया, और क्या, सिंचाई मतलब पानी, बीज, और क्या भाई, खाद, पानी, बीज, यही 3 चाहिए। मोटा मोटी शब्द में कह सकते हैं, बीज दिया कौन, उन्नत किस्म का, खाद दिया कौन, रासायनिक उर्वरक, वो आपको गोबर वाला नहीं, रासायनिक उर्वरक दिया तुरंत क्विक काम करे, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। समझे। और सिंचाई कैसा भाई, सिंचाई दिया, पानी तुरंत चाहिए, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। इसी समय बड़े बड़े नहर जाल बनेगा भारत में। समझे। इंदिरा गांधी कैनाल बनेगा और अलग अलग परियोजना शुरू किया जाएगा इस आधार पे कि यही सिंचाई सुविधाओं का क्या हुआ, तेजी से
विस्तार हुआ है इस समय। भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन को बढ़ाना, जो हरित क्रांति का इम्पैक्ट हुआ। एक समय था कि लोग उतना जागरूक नहीं था, एक फसल उगा लिया फिर खेत को ऐसे छोड़ देता था, समझे। लेकिन जब हरित क्रांति लाया गया तब एकदम नोटिस किया गया, जो बंजर भूमि भी है ना वहां पे भी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल, 2 फसल 3 फसल इतना फसल उगाने का प्रयास किया गया। और आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, आधुनिक कृषि यंत्र, ट्रैक्टर आ गया, थ्रेसर चलने लगा ट्रैक्टर वाला, समझे। बड़ा बड़ा जो देखते हैं ना, अब कटाई, उस समय क्या होता था, कटाई करने के लिए मजदूर का जरूरत पड़ेगा, जन मजदूर का जरूरत पड़ता था, लेकिन अब क्या होगा, ट्रैक्टर से कटेगा। मतलब टेक्नोलॉजी का विस्तार किया गया कृषि क्षेत्र में, समझे। तो आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया और कृषि सेवा केंद्र की स्थापना की गई। कृषि सेवा केंद्र, समझे, कृषि संबंधित कृषि सेवा केंद्र की स्थापना की गई, जिसके तहत कृषकों में व्यावसायिक क्षमता को विकसित करने का उद्देश्य से, भाई ये कृषि सेवा केंद्र की स्थापना क्यों की गई थी, कृषकों में व्यावसायिक क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से। सर ये नहीं समझे, समझा देते हैं। पहले क्या होता था, कृषि करते थे कैसे भाई, जीविका चलाने के लिए, जीविकोपार्जन ना जी, जीविका चलाने के लिए। जैसे हम 4 परिवार हैं, खेती इतना कर लेते थे कि 4 परिवार को का भरण पोषण साल भर का हो गया, बस हो गया खेती। लेकिन ये जो कृषि सेवा केंद्र की स्थापना की गई, अब सरप्लस प्रोडक्शन होगा, आप खेती कीजिए और बेचिए उसको व्यवसायिक रूप ना जी। किसान को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए व्यवसाय बनाया गया, कृषि को व्यवसाय बनाया गया। आप खेती तो कीजिए, आप ये क्या कीजिए, इसको इंडस्ट्री रूप में तब्दील किया गया, व्यवसायिक रूप में बेचिए, समझे, बिजनेस बनाया गया। कृषि को व्यवसायिक, कृषि में व्यवसायिक क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से ये किया गया। कृषि उत्पादन में सुधार हुआ। क्या क्या सुधार हुआ समझते हैं। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई, उत्पादन भी और उत्पादकता में भी वृद्धि होगा। कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन हुआ, जैसे जीवन निर्वाह से व्यवसायिक कृषि। पहले जीवन निर्वाह करते थे, 4 मन हो गया, सालों भर खाने का हो गया बात। लेकिन अब क्या है, व्यवसायी 4 मन से काम नहीं चलेगा भाई, अब तो बहुत ज्यादा चाहिए। और क्या करेंगे, जो बच गया उसको बेचेंगे, समझे। तो व्यवसायिक कृषि किया गया, किसानों की आय में वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ, किसान की आय में वृद्धि होगा, समझे, किसान की आय में वृद्धि हुई। उन्नतशील बीज, रासायनिक खादों, उत्तम सिंचाई तथा मशीनों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन कैसे बढ़ा है, उन्नतशील बीज के प्रयोग से, रासायनिक खाद के प्रयोग से, उत्तम सिंचाई के साधन जबरदस्त ना, पानी कम ना होना चाहिए, उत्तम सिंचाई तथा मशीनों के प्रयोग से। टेक्नोलॉजी आ गया, मशीनीकरण सब कुछ होने लगा, समझे। पहले क्या होता था भाई, खेत कोड़ने के लिए हाल बैल है, नहीं तो कुदार फवाड़ से अपने से भिड़े हैं 4 बापू, ऐसा अब नहीं होगा, समझे। उन्नत, इसका जो हरित क्रांति लाया गया, इसमें मशीनों का प्रयोग में वृद्धि हुआ है, समझे। इसका उत्पादन भी बढ़ेगा, मशीन अब बनेगा, जहाँ पे कंपनी बनेगा वहां पे भी मजदूरी मिलेगा ना, मजदूर का काम करने के लिए, तो वहां पे मजदूर, इससे बढ़ेगा, चीज विकसित की ओर जाएगा, जिसमें कृषकों के पास बचतों की उल्लेखनीय मात्रा में वृद्धि हुई। अब कृषक मतलब किसान के पास बचत भी होने लगा, जिसको देश के विकास के लिए, विकास के काम में लाया जा सकता था, समझे। ये बात है कि जो व्यावसायिक कृषि हुआ, किसान का विकास हुआ, किसान के विकास से देश का विकास हुआ। टैक्स देगा, मान लीजिए टैक्स देगा तो देश का भी विकास होगा ना, तो वही बात यहाँ पे समझाया गया है। अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया भारत क्या हो गया, अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर। पहले गेहूं हम मंगाते थे दूसरे देश से, अमेरिका से, समझे, भूखमरी होता था भारत में। लेकिन हरित क्रांति आने के बाद गेहूं दूसरे को बेचने लगे हैं, हम लोग दूसरे को बेचने लगे हैं, और क्या हो गया भाई, आत्मनिर्भर हो गए, खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने लगे हरित क्रांति लाने के बाद। आपको यहाँ से बता दें
चोट्टा अमेरिका वाला गेहूं तो दिया, लेकिन गेहूं के साथ एक गाजर घास देखे हैं, उसका बीज दिया गेहूं में मिला के, उसके चलते इतना हुआ गाजर घास हमारे देश में था भी नहीं। और अमेरिका वाला जब भारत में भुखमरी था उस समय अमेरिका वाला गेहूं के साथ गाजर घास दे दिया। आज देखेंगे पूरा गाजर घास पर्यावरण को प्रभाव कर रहा है, समझिए ये स्थिति हो गया है गाजर घास का। अमेरिका वाला गलती किया था, चोट्टा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या है भाई, अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया भारत। विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समझे, एमएसपी जारी होने लगा कि अब जो गेहूं कटेगा तो गेहूं का निर्धारित हो गया भाई, अब 1900 रुपया में सरकार लेगी, मतलब ये 1900 फिक्स हो गया गेहूं का रेट, समझे। आप कोई खरीदेगा तो ठीक है, नहीं तो सरकार खरीदेगा आपसे 1900 रुपया में या 2000-2500 जो भी दाम हो उस आधार पे। तो ये जो सरकार एक प्राइस फिक्स करती है उसे ही कहते हैं क्या, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। वो अन्य सब्सिडी सेवाओं के प्रावधान भी इसी समय शुरू किया गया, सब्सिडी भी देगा, समझे, सब्सिडी प्रावधान भी किया गया हरित क्रांति के लाने के बाद। किसानों की आय बढ़ने में अनेकों सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार हुआ। अब सामाजिक स्तर पे वृद्धि होगा, जो किसान मजदूरी पे डिपेंडेंट है भाई, जितना मतलब निर्वाह कृषि करता था, जीवन निर्वाह कृषि, अब क्या कर रहा है भाई, व्यवसायिक कृषि वही है, गेहूं उपजाते थे पहले खाए भर, अब क्या कह रहा है भाई, खाने के लिए नहीं, खाइबो करेंगे और बेचबो करेंगे, व्यवसायिक कृषि। तो अब क्या होगा, किसान के स्थिति में क्या होगा, सामाजिक सुधार होगा और शिक्षित भी होगा। अब मान लीजिए पैसा कौड़ी होगा तो बच्चा बुजुर्ग को स्कूल भेजेगा तो शिक्षा बढ़बे करेगा जी। तो शिक्षा का स्तर पे भी, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर पे भी सुधार हुआ। नकारात्मक पहलू, इतना बात तो आप लाभ देखें, सिर्फ लाभ देख रहे थे, नकारात्मक पहलू को समझते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट, समझे। नकारात्मक पहलू क्या क्या है, देखिए, हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव को समझते हैं। क्या हुआ, कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य संबंधी नुकसान होने लगा। अब मान लीजिए कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, अत्यधिक कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगा, समझे। स्वास्थ्य संबंधी बीमारी भी बहुत सारा होने लगा। पहले आप देखेंगे नॉर्मल तरीका से तो आपका दादा जितना जिया होगा, इस एज वाला आदमी नहीं जी रहा है, समझे। उस समय का आदमी का आंख भी देखिएगा विदाउट चश्मा देख रहा है भाई, बूढ़ा में भी पेपर पढ़ रहा है, बूढ़ा बाहर में, हम तो अपने गांव में भी देखे हैं, बहुत लोग को ऐसा नोटिस किए हैं, जो बूढ़ा पुराना लोग है विदाउट चश्मा भी पेपर पढ़ रहा है। हम लोग के एज का लड़का आज के डेट में देख रहे हैं कि किताब को भी पढ़ते पढ़ते चश्मा लगा लेता है भाई, क्यों, क्योंकि ये सब उस स्तर का, जो जमीनी स्तर पे, देसी स्तर पे जो भोजन मिलता था, अब तो वो नहीं मिलने लगा, अब हाइब्रिड सब कुछ मिलने लगा है। तो इससे क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी नुकसान तो हुआ, समझे। पर्यावरण, कीटनाशक का प्रयोग करने से वो कीटनाशक धीरे धीरे फैल गया, किसमें, गाछ वृक्ष में फैला, उसके बाद उस अनाज में फैला जिसे हम लोग खाते हैं, समझे। हरित क्रांति का लाभ सिर्फ बड़े किसानों तक सीमित रहा। हरित क्रांति जब आया तो छोटा मोटा किसान को ज्यादा लाभ नहीं हुआ, सबसे ज्यादा लाभ किसे मिला है, बड़े किसानों को मिला है। छोटे किसान इसके व्यापक लाभों से वंचित रहे। इसका जो व्यापक लाभ था, छोटा किसान इससे वंचित रहा, उसे लाभ प्राप्त नहीं हुआ, समझे। क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि हुई। क्षेत्रीय असंतुलन किसे कहते हैं सर, क्षेत्रीय असमानता, समझे। मान लीजिए पंजाब में हरित क्रांति होगा, बिहार में हरित क्रांति है, ये नहीं है। आप बताइए, बिहार में भुखमरी, अब पंजाब में सबके पास खेती जबरदस्त। अब बिहार का कृषि में, अब बिहार का आदमी पलायन बढ़ेगा ना जी, कमाने कहाँ जाएगा, पंजाब, वहां पे क्या करेगा, खेती करेगा। एक तो वो देखे हैं, एक लड़का था, वो चुनाव के समय था, दानिश नाम था ना, दानिश,
वो कोई न्यूज वाला उसका रिपोर्टिंग करता है, न्यूज वाला उसका इंटरव्यू लेता है, बोलता है कहाँ से आए हो? भाई बिहार से आए हैं। कहाँ जा रहे हो? तो हरियाणा पंजाब बताया, पंजाब जा रहे हैं। कहाँ? भाई धान काटने के लिए। और भाई उसमें एक बड़ी अच्छा डायलॉग फेमस हुआ था, खाली छोड़ी पटाते हैं ना, वो बोला था दाढ़ी श्रम रहता है। तो उसको देखिएगा वो पंजाब क्यों गया है, समझे? पंजाब क्यों गया है? बिहार से क्यों? धान काटने के लिए, धान काटने के लिए गया है। मतलब यहाँ पे धान का खेती हो रहा है। तो बिहार में ऐसा नहीं होता होगा उस स्तर पे, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुआ, समझे? इससे पलायन बढ़ा है, समझे? पलायन बढ़ेगा, क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि, क्योंकि हरित क्रांति का लाभ पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सीमित क्षेत्रों तक रहा। जहां हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सीमित क्षेत्रों तक रहा, अब बाकी का आदमी वहां जमीन करेगा कमाने के लिए। क्षेत्रीय असमानता बढ़ा है। अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल के स्तर में गिरावट आई है। कुएं पानी निकाल रहे हैं बोरिंग से, एक समय आ जाएगा भूजल का स्तर गिरेगा ना जी, भूजल स्तर गिर गया इसके चलते। तो ये सब बात था, समझे? तो ये आपको कहाँ कहाँ काम देगा, ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है। और क्या है? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का है। ये जो हरित क्रांति कहाँ कहाँ पूछेगा, ये टॉपिक कहाँ कहाँ से लिया गया है? ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एवं इकोलॉजी एवं आर्थिक और सामाजिक विकास, ये तीन टॉपिक से है। ये आज का हरित क्रांति टॉपिक रहा। टॉपिक 3 में तीसरा टॉपिक देखेंगे, ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत तीसरा टॉपिक में जानेंगे। कल का टॉपिक क्या रहेगा भाई? श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन यानी फ्लड रिवोल्यूशन, समझे? श्वेत क्रांति को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टॉपिक 3 में ये सब जानेंगे। रोजाना सुबह 7 बजे एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी अभी शुरू है, तो वो आप देखा कीजिए। संध्या 5 बजे ब्रह्मास्त्र जो ये सीरीज है, 5 बजे संध्या आपको मिलेगा ये वीडियो। 5 बजे इससे जुड़िए, और संध्या 9 बजे रात्रि में देखें जरा किसमें कितना है दम। इस सीरीज से जुड़िए, समझे? इस सीरीज से जुड़िए। ये टेस्ट सीरीज है, मजा आएगा। और बिहार सचिवालय एग्जाम हो गया या फिर जीएस स्टैंडर्ड का जितना भी एग्जाम होता है हिंदी का क्षेत्रों में, इस सीरीज से जुड़िए और इस चैनल को विजिट कीजिए। वीडियो पसंद होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा। और अगर आपको इसमें कुछ कमी दिखा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे दूसरे वीडियो के माध्यम से। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सब।